give me 0. So that is the रो ऑपरेशन. Likewise R3 के लिए क्या रो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है यहाँ पे? अगर R2 का रो ऑपरेशन फ्रेम कैसे हुआ है ये समझ में आया है आपको, तो R3 के लिए क्या रो ऑपरेशन हो सकता है? Who is going to answer? और ये रो ऑपरेशन का फ्रेम समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, कपिल हैज आंसर्ड R3 minus 3R1. करेक्ट, क्योंकि R3 का जो एंट्री है वो है 3 और यूजिंग 1 हम लोग को उसको 0 में कन्वर्ट करना है, तो 3 minus 3 करेंगे तो ही 0 होगा. तो R3 का ऑपरेशन होगा R3 minus 3R1. करेक्ट. ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आया कि ये रो ऑपरेशन फ्रेम कैसे हो रहा है, इसका फ्रेम इक्वेशन फ्रेम किस तरह से हो रहा है, सो दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू 0. क्योंकि ये सारे रो ऑपरेशन का फ्रेम, दो इट इज वेरी इजी कैलकुलेशन, बट उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी रो ऑपरेशन के अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए हमारे आगे के स्टेप्स कंप्लीट होंगे. देवर्षी इज आस्किंग मी टू रिपीट अगेन. सो ये रो ऑपरेशंस का इक्वेशन फ्रेम मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. सो हमारा यहाँ पे अभी पर्पस क्या है, जैसे कि मैंने बताया ये इक्वेशन है हमारा. इस इक्वेशन में हम लोग मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाले हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसा दिखाई देता है? 1 0. आइडियली कैसा दिखाई देता है मैं वो यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, सो दैट उसको देख के हम लोग को याद रहे कि हम लोग को जो कन्वर्ट करने के बाद जो एलिमेंट्स मिलना चाहिए वो ऐसा दिखाई देना चाहिए वो पूरा मैट्रिक्स. ओके, दैट मीन्स ये डायगोनल एंट्री को 1 बनाना है और उसके नीचे के ये दोनों एलिमेंट्स को पहले 0 बनाना है. हम लोग कॉलम वाइज जा रहे हैं, तो पहले फर्स्ट कॉलम को देख रहे हैं हम लोग. फर्स्ट कॉलम का ये जो पहला डायगोनल एंट्री है उसको 1 बनाएंगे, देन इसके नीचे के ये दोनों एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दैट 1. ओके, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो पहला एंट्री है वो लकीली इस मैट्रिक्स में 1 दिया हुआ है. ओके, तो ये स्टेप हमारा रिड्यूस हो गया. अब उसके नीचे के ये दो एलिमेंट्स को 2 and 3 को 0 बनाना है, तो 2 and 3 एग्जिस्ट इन रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 रिस्पेक्टिवली. सो रो 2 के लिए जो उसका वैल्यू है 2 है, तो 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही 0 मिलेगा. हम लोग को यहाँ पे 0 चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में है यहाँ पे, तो 0 चाहिए. इसलिए हम लोग ऐसा ही इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं जो कि परफॉर्म करने के बाद हम लोग को 0 मिले. तो 2 में से 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए R2 पूरा रो R2 विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 2R1 ताकि हम लोग को इस प्लेस पे 0 मिले. और बाकी सारे प्लेसेस के वैल्यूज चेंज होंगे, वो हम लोग आगे के स्टेप्स में फॉलो करेंगे और वैसा रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो पहले हमारा गोल क्या है कि फर्स्ट कॉलम को इस तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एंट्रीज के तरह फ्रेम बनाना है. ओके, उसी तरह से R2 और R3 के रो ऑपरेशन फ्रेम हो रहे हैं ताकि हमको 0 मिले. सो उसकी एंट्री 2 है, इसलिए R2 minus 2R1 किया है हम लोग ने, क्योंकि 2 minus 2 0 करना है. और उसी तरह से थर्ड एंट्री जो है वो 3 है, इसलिए हम लोग ने जो रो 3 के लिए रो ऑपरेशन फ्रेम किया है वो किया है R3 minus 3R1 ताकि हम लोग को 0 मिल सके 3 minus 3 करने पे. Am I clear now? अभी भी किसी को रो ऑपरेशन का फ्रेम समझ में नहीं आया है, वो जो इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं वो नहीं समझ में आया है, तो आगे जाके हम लोग और भी रो ऑपरेशंस फ्रेम करेंगे. अभी हमारे काफी स्टेप्स बाकी हैं, बट ये हमारा पहला रो ऑपरेशन फ्रेम था ताकि आगे जाके हम लोग ये स्टेप बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट लिख सके. ओके, तो अब ये दो रो ऑपरेशन इन दोनों पे एलिमेंट्स पे परफॉर्म करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमको मिला 0. दैट मीन्स 2 minus 2 0, then 1 minus 2 is -1, then -1 minus 6, we multiplied by 2 will be 6, so here we get -7. इस तरह से रो 3 के लिए 3 minus 3 we get 0,
then -2 -3 we get -5, and 1 -9 we get -8. वही सेम रो ऑपरेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी परफॉर्म करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में R2 और R3 चेंज होगा, R1 विल रिमेन एज इट इज। ये देखो R1 वैसा का वैसा ही रहेगा। अब R2 और R3 पे वही रो ऑपरेशन R2 - 2 R1 है और R3 - 3 R1 है, वो परफॉर्म होगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारी वैल्यूज R2 और R3 में चेंज हो जाती है। Am I clear now? So अब ये देखो, अभी आप देख सकते हो कि पहला रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के जैसा दिख रहा है। ओके, तो इसी तरह से अब हमारा टारगेट सेकंड कॉलम पे है। सेकंड कॉलम में डायगोनल एंट्री कहाँ पर है? डायगोनल एंट्री है यहाँ पर -1। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर अभी उसको कंपेयर करना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायगोनल एंट्री तो 1 है, तो -1 को पहले 1 में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो उसी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। सो द एंटायर R2 विल गेट डिवाइडेड टू -1। तो ये R2 डिवाइडेड बाय -1 होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायगोनल एंट्री में हमको 1 मिल चुका है। So here we have 1. So अब ये जो डायगोनल एंट्री है वो 1 बन चुकी है। अब इस डायगोनल एंट्री को यूज करके ये सेकंड कॉलम के बाकी के 2 एंट्रीज को जीरो में कन्वर्ट करना है। ओके, तो उसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए अब हम लोग रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जस्ट सी इन द नेक्स्ट स्टेप। और वही सेम R2 डिवाइडेड बाय -1 यहाँ पे भी ये पूरे रो 2 में डिवाइड होगा और यहाँ पे हम लोग को नए एंट्रीज मिल जाते हैं R2 के। अब हम लोग ये 2 रो ऑपरेशन R1 एंड R3 के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है दिस एग्जिस्ट इन R1 and this element exists in R3. So using the diagonal element of R2, we will make these 2 elements 0 using 1. So R1 का entry 1 है, so it will be very easy for us to subtract it from R2 and get 0. 1 minus 1 will be 0. And R3 का जो entry है वो है -5. तो -5 को +5 करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा। सो R3 + 5 R2 ये हमारा रो ऑपरेशन बनता है, सो दैट इट विल बिकम 0। ओके, तो ये 2 रो ऑपरेशन का फ्रेम भी समझ में आया, लाइक द वे वी यूज्ड टू फ्रेम फॉर प्रीवियस वन। 0 बनाने के लिए हम लोग को जहाँ पे डायगोनल एंट्री में 1 है उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइन, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। ओके, अप टिल नाउ इज इट क्लियर टू यू ऑल कि हर रो ऑपरेशन परफॉर्म करने का क्या पर्पस है हमारा? ओके, सो ये हम लोग ने R1 और R3 के लिए रो ऑपरेशन लिख दिए और वो रो ऑपरेशन हम लोग ने यहाँ पे R1 और R3 पे परफॉर्म किया और अकॉर्डिंगली हमारा कैलकुलेशन अपडेट हो गया, बदल गया, हमारे रोज के एंट्रीज अपडेट हो गए। ओके, R1 और R3 पे परफॉर्म किया हमने। तो अब लोग देख सकते हैं कि ये सेकेंड वाला रो ऑपरेशन करने के बाद में ये सेकेंड कॉलम जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है, इज इट? तो अब हमारा फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम एग्जैक्टली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एंट्रीज की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये इसी तरह से अब सेम वे अब हम लोग को यही सेम चीज थर्ड रो के लिए, थर्ड कॉलम के लिए करना है। थर्ड कॉलम कैसा दिखाई दे रहा है? 0 0 1। ओके, 0 0 1 मतलब ये जो थर्ड है R3 की डायगोनल एंट्री है, सबसे पहले इसको 1 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे R3 का डायगोनल एंट्री क्या है?
27। दैट मीन्स इसके बाद अब हम लोग का रो ऑपरेशन क्या होगा, क्या होगा बताओ। R3 का डायगोनल एंट्री को 1 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद R3 कॉलम नंबर 3 के बचे हुए 2 एलिमेंट्स को वो 1 यूज करके 0 में कन्वर्ट करना है। एम आई क्लियर विद दिस स्टेप? यस। तो पहला रो ऑपरेशन होगा R3 डिवाइडेड बाय 27। 20 पूरे रो को 27 से डिवाइड करने के बाद में जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स पे R1 और R2 के लिए रो ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूजिंग R3 so that they become 0. Am I clear? So अब ये वाला कैलकुलेशन जैसे फर्स्ट 2 कॉलम्स मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह कन्वर्ट करके बताया आपको, उसी तरह से अब ये थर्ड कॉलम को आपको 0 0 1 में कन्वर्ट करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। विल यू बी एबल टू डू इट? क्योंकि स्टेप्स उसी तरह होंगे, कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली टू द एलिमेंट का वैल्यूज वी हैव टू राइट। विल यू बी एबल टू डू इट? सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। और लास्ट में आपको ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद में जो राइट साइड पे जो वैल्यू मिलेगा, दैट मीन्स राइट साइड पे जो पूरा एक मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स मिलेगा सारे कैलकुलेशन करने के बाद, वो मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी जैसे ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन गए हैं, ये थर्ड कॉलम भी बनने के बाद में यहाँ पे राइट साइड पे जो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद नया अपडेटेड मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स ही हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, ये वाला। एम आई क्लियर? तो ये सारा कैलकुलेशन पहले आपको परफॉर्म करना है और फिर राइट साइड पे आपको जो नया अपडेटेड मैट्रिक्स ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद मिलते हैं, वो आपको एज एन ए इनवर्स, वो आपका फाइनल आंसर होगा ए इनवर्स का। ओके, तो वो फाइनल आंसर का अभी लास्ट स्टेप रह गया है, जो वो कैलकुलेशन में आपके ऊपर एज एन होमवर्क आपको दे रही हूँ, और उसका फाइनल आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे बाद में। तो ये कैलकुलेशन पहले आप कंप्लीट करो और फिर उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेशन कंप्लीट कैसे करना है ये सारे स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड गिव इट अ प्रैक्टिस, ओके, सो दैट आपका कैलकुलेशन का प्रैक्टिस भी हो और आपका अंडरस्टैंडिंग भी वो कैलकुलेशन करने से क्लियर होगा कि कहाँ पे क्यों इस तरह के स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं रो ऑपरेशन। ओके, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। और उसके बाद भी अगर आपको कैलकुलेशन में कुछ भी डाउट है या नहीं समझेगा, तो फिर हम लोग फिर से एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, बट एग्जाम्पल सॉल्व करने का तरीका यही है, स्टेप्स इसी तरह होंगे। Depending on its entries and values, the matrix we will get accordingly. Okay, so this was all about elementary transformation method for finding inverse of a matrix. Okay, तो फिर से हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि इनवर्स फाइंड आउट करने का जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू शुड बी नॉन जीरो वैल्यू। अभी इसका डिटर्मिनेंट एक्चुअली हमने फाइंड किया नहीं है, वो एक्चुअली आई वाज क्वाइट श्योर कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो एक नॉन जीरो वैल्यू ही होगा। अभी वो नॉन जीरो वैल्यू क्या है वो एग्जैक्टली हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का जो द वे वी कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट वो एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसी तरह से उसका भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और हम लोग को बताना है कि yes its inverse exist and it is a non zero, लाइक इसके पहले हम लोग ने जो एडजॉइंट मेथड में किया हुआ है। इसलिए वो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताया नहीं, आपको सिर्फ ओरली बताया कि ऐसा करना होता है, दैट्स अ नेसेसरी कंडीशन। ओके, वो एक नेसेसरी कंडीशन है जो कि परफॉर्म करना होता है और बताना होता है कि पहले तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है फिर हम लोग उसका कैलकुलेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो
let's now proceed with the next application based problem solving, that is solving system of linear equation using matrices. तो मेट्राइसिस का और एक यूजफुलनेस ये है कि वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्पफुल है. ओके, अब किस तरह के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है ये हम लोग स्कूल टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं. आई थिंक 8th और 9th स्टैंडर्ड से ये लीनियर इक्वेशन हम लोग को इंट्रोड्यूस हुआ है, और तब से लेकर अब तक जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे तब तक लीनियर इक्वेशन कभी खत्म नहीं होने वाला है. ऐसा टॉपिक है वो कहीं पे भी आ जाता है. ओके, स्पेशली जो एप्लीकेशन बेस्ड मैथमेटिक्स है वहां पर. ओके, तो मेट्राइसिस का जो यूजफुलनेस है वो एक ये भी है कि वो लीनियर इक्वेशन को कम टाइम में कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर देता है. ओके, बाय हैविंग इट्स फ्यू प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग जो है इसके वो अवेलेबल है, और वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल है. सो जो अब तक जो आप लोग ने स्कूल टाइम में जो कुछ मेथड्स पढ़े होंगे वो कुछ मेथड्स थे. क्रेमर्स रूल, देन बैक सब्स्टिट्यूशन, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली. एक था एलिमिनेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. ये सब जो है वो आपकी लोअर क्लास में आपने पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स को यूज करके एक एग्जाम्पल सॉल्व करके हम लोग देखेंगे कि यूजिंग मैट्रिसेस हाउ डू वी सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पे 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग. उसी तरह से हम लोग n नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ना कि सिर्फ 3 या 4. कितने नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे, हमारे स्टेप्स इसी तरह होंगे. तो यहाँ पे जो मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ वो 3 लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं. लेट अस स्टार्ट. So solving system of linear equation, the very first step that we write is a matrix equation for the given system of linear equation. Okay, our matrix equation is here ax is equal to b. This is the matrix equation for system of linear equation. अब उस equation में what is a, what is x and what is b, that I'll explain. A is a coefficient matrix. That means all the coefficients of the given linear equations will be written row wise. तो यहाँ पे हम ये system of linear equation में हमारे पास 3 unknown variables है, x, y and z. We have 3 system of linear equation in which 3 unknown variables are there. Okay. The first thing is to write its coefficient matrix. We are representing the coefficient matrix by A, and then x is the matrix of unknown variables. Which are the unknown variables here? X, y and z. 3 unknown variables are there in the given system of linear equation, and B is the solution matrix. So the constant number which we have in each linear equation is entered as a solution matrix entry. Okay, तो यहाँ पे जो constant number है हर एक system of हर एक linear equation के अंदर, वो उसका solution matrix में वो column wise enter होता है. Okay, like एक पूरे equation के लिए एक solution है, फिर सेकेंड पूरे इक्वेशन के लिए एक सोल्यूशन है, थर्ड पूरे इक्वेशन के लिए एक सोल्यूशन है. जो मैट्रिक्स ऑफ अननोन और सोल्यूशन मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है. उसके अंदर सिंगल कॉलम होता है और 3 रोज होते हैं. दैट मींस जितने नंबर ऑफ इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे उतने नंबर ऑफ रोज होंगे उसके अंदर. सो वी राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to b, in which A is a coefficient matrix, X is a matrix of unknown, and B is a solution matrix.
उसमें से मैट्रिक्स ऑफ अननोन दैट मींस एक्स वाई एंड जेड हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग बार बार इक्वेशन में नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दिए हुए मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो राइटिंग वे है, दिस इज लाइक हियर आई हैव रिटन जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो सोल्यूशन मैट्रिक्स है, दैट मींस जो कि दिया हुआ इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी। ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, सारे कोएफिशिएंट्स हैं, और सोल्यूशन मैट्रिक्स का एंट्रीज दिया हुआ है, और अननोन हम लोग को फाइंड मैट्रिक्स ऑफ अननोन फाइंड आउट करना है। दैट मींस जो भी दिए हुए वैल्यूज है मैट्रिक्स के थ्रू वो हम लोग लिखेंगे, और उसका वे ऑफ राइटिंग है कि पहले हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं स्लैश यहाँ पर उसका सोल्यूशन मैट्रिक्स। Okay, so augmented matrix for the above system of linear equation is this. यहाँ पे हम लोग ने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा और यहाँ पे हम लोग ने सोल्यूशन मैट्रिक्स लिखा। Okay, so that is known as an augmented matrix for the given system of linear equation. Once we write it in augmented form, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, उसको either lower triangular or upper triangular में convert करेंगे। We'll try converting the coefficient matrix either into an upper triangular or in lower triangular matrix। तो upper triangular matrix या फिर lower triangular matrix इन जनरल कैसे दिखाई देता है, ये हम लोग ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिस्कस किया है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है, सी हियर, यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज के जो नीचे के सारे एंट्रीज होते हैं वो होते हैं जीरो, उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। उसी तरह से द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट अबव द डायगोनल एलिमेंट्स, इफ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर जीरो, देन इट इज नोन एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लोग को इसमें से किसी भी एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो अपर ट्रायंगुलर में या तो लोअर ट्रायंगुलर में। लेट अस convert the given coefficient matrix into an upper triangular matrix using row transformation method. Okay, तो अब रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग ये दिए हुए मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे। और अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए लेट मी पॉइंट द डायगोनल एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये है डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल के the elements which are below the diagonal has to be converted into zero. That means ये तीन values 4, 3 and 2, ये तीन एंट्रीज को हम लोग को जीरो में कन्वर्ट करना है। अगर ये तीन एंट्रीज जीरो बन जाती है तो ये जो दिया हुआ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है that will be converted into an upper triangular matrix. ओके, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए ये तीन एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, जिसमें से हम लोग अगर कॉलम वाइज देखेंगे तो ये जो 4 and 3 एंट्री है, एंट्री 4 and एंट्री 3 इज इन द फर्स्ट कॉलम एंड द अनदर एंट्री 2 इज इन द सेकेंड कॉलम। दैट मीन्स हम लोग को पहले फर्स्ट कॉलम का जो डायगोनल एंट्री है पहले उसको 1 बना के बाकी के ये जो दो एलिमेंट्स है उनको जीरो में कन्वर्ट करना है। फिर ये जो सेकंड कॉलम का डायगोनल एलिमेंट है उसको 1 बना के उसके नीचे के ये वाले एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है। ये मैंने स्टेप्स शॉर्टली बता दिया कि करना क्या है एग्जैक्टली आगे के स्टेप्स में हम लोग को। ओके, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है हम लोग को बेसिकली। लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। तो अब हम लोग ने सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलम का डायगोनल एंट्री है वो ऑब्जर्व किया। ये फर्स्ट कॉलम है, उसका डायगोनल एंट्री है 2। हम लोग को सबसे पहले उसको 1 बनाना है। दैट मीन्स सेम नंबर से पूरे रो को डिवाइड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द एंटायर रो R1 बाय 2। ओके, सो वो हम लोग ने परफॉर्म किया, और जो भी रो ऑपरेशन यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में परफॉर्म होगा वही सेम यहाँ पे सोल्यूशन मैट्रिक्स में भी परफॉर्म होगा। ओके, तो हम लोग ने R1 लिखा है, मतलब ये पूरा R1 हो जाएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सोल्यूशन मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का एंट्री और ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के 3 एंट्रीज, ये सब पे ये रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
Okay, so we are dividing this entire row 1 by 2 and we get these updated values when we divide them by 2. बाकी के दोनों रोज को एज इट इज लिख दिया है, फिलहाल उनके ऊपर कोई भी रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया. ओके, देन अब now here it has been converted into 1. We have to make these two elements 0 in the first column using this 1. So we have to write the row operation for them. Since they are the elements of row 2 and row 3, we have to perform the row operation for R2 and R3. So let's start. First we will write which row operation we will be suitable to convert them into 0. तो ये कैसे फ्रेम करना है ये मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाया हुआ है, जो कि यहाँ पे अब हम लोग R2 और R3 के लिए फ्रेम करने वाले हैं. ओके, सो अब R2 और R3 के लिए किस तरह फ्रेम होगा, तो आप पहले R2 की एंट्री देखो जिसको हमको 0 में कन्वर्ट करना है. द एंट्री इज 4, इसलिए R2 माइनस दैट मीन्स 4 माइनस 4 टाइम्स R1 लिखा हुआ है. R1 की एंट्री 1 है और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही मिलेगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा. ओके, इसलिए हम लोग ने R2 माइनस 4 R1 इस तरह से हम लोग ने R2 के लिए रो ऑपरेशन फ्रेम किया है. उसी तरह से अब हम लोग को R3 की एंट्री देखनी है जिसको 0 में कन्वर्ट करना है. उसकी एंट्री है 3. ओके, तो 3 में से 3 को ही माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा. अकॉर्डिंगली वी आर राइटिंग द रो ऑपरेशन फॉर R3 एज वेल. और वो दोनों को भी R2 एंड R3 के रो ऑपरेशंस को हम लोग ने यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और सॉल्यूशन मैट्रिक्स में परफॉर्म किया और हम लोग को जो नए अपडेटेड वैल्यूज मिलते हैं वो कैलकुलेशन करने के बाद में वो यहाँ पे हमने नोट डाउन किया. एम आई क्लियर अप टिल नाउ? इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ in the calculation and in the steps that we are performing? तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो है उसके डायगोनल एंट्री के नीचे के दो एलिमेंट्स 0 बन चुके हैं, 0 में कन्वर्ट हो चुके हैं. Isn't it? These two elements have become 0. हम लोग का टारगेट क्या है कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है. तो अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए स्टिल वन मोर एलिमेंट इज देयर टू कन्वर्ट इट इनटू 0. ओके, ये दो एलिमेंट 0 बन चुके हैं. अब ये जो -4 एलिमेंट बचा हुआ है उसको भी हम लोग को 0 बनाना है क्योंकि वो डायगोनल के नीचे का एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स को 0 में कन्वर्ट करेंगे तभी वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा. Okay, so next steps will be depending on converting this -4 into 0. -4 exists in the second column. सेकेंड कॉलम का जो डायगोनल एंट्री है पहले उसको हम लोग को 1 में कन्वर्ट करना होगा. दिस -11 इज द डायगोनल एंट्री इन द सेकेंड कॉलम. तो हम लोग को उसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा टू द एंटायर रो. ओके, so now R2 will be divided by -11 to make the diagonal entry 1. Okay, so हमने next step में perform किया R2 divided by -11 and the entire row 2 has been divided by -11 to get these new updated values. तो पूरे R2 को -11 से डिवाइड किया तो ये हम लोग को नया मैट्रिक्स मिल जाता है. ओके, तो अब इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हो कि सेकेंड कॉलम का जो डायगोनल एंट्री है दैट हैज बिकम 1 और हमारा टारगेट क्या है, ये -4 को 0 में कन्वर्ट करना है बिकॉज तभी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. ओके, तो अब इस -4 को 0 बनाना है यूजिंग दिस 1 विच इज इन डायगोनल इन द सेकेंड कॉलम. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में रो ऑपरेशन विल बी अकॉर्डिंग टू दैट कि हम लोग को 0 में कन्वर्ट करना है -4. तो हमारा रो ऑपरेशन क्या होगा, सिंस -4 एग्जिस्ट इन रो नंबर 3, सो द रो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन थर्ड रो. सो R3 + 4 R1, क्योंकि माइनस साइन है 4 के साथ
तो अब हम लोग उसको R2 में ऐड करेंगे, तो प्लस 4 टाइम्स R2. This operation is performed and then we get 0 here as well. Okay, so now we can see that the entire matrix has been converted into an upper triangular matrix. That means ये जो diagonal entries है उसके नीचे के entries सारे non diagonal entries has been converted into 0. That means the coefficient matrix has been converted into an upper triangular matrix. और अब upper triangular matrix लिखने के बाद हम लोग सिंपली उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे और उस इक्वेशन को बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. ये जो इक्वेशन लिखने के बाद वाले जो स्टेप्स है ये स्कूल टाइम से करते हुए आए हैं वो स्टेप्स है. दैट मीन्स इक्वेशन फॉर्म में लिखना और फिर उसको बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके हर एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू कैलकुलेट करना. ओके, तो ये स्टेप्स आप नोट डाउन कर सकते हो और देख सकते हो कि उसका कैलकुलेशन इज वेरी इजी. जस्ट वो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिला हुआ है उसको हम लोग को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है और इक्वेशन फॉर्म में लिखने के बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन यूज करके उसको सॉल्व करना है. द स्टेप्स आर राइट हियर ऑन द स्क्रीन. तो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स यूज किया है जिसको हम लोग ने अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट किया है. ये है हमारा फर्स्ट रो जो कि फर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए काम आएगा और ये हमारा सोल्यूशन मैट्रिक्स का फर्स्ट एंट्री है जो कि फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन होगा. तो ये फर्स्ट एंट्री जो है वो x का कोएफिशिएंट है, सेकंड एंट्री जो है वो y का कोएफिशिएंट है, थर्ड एंट्री जो है वो z का कोएफिशिएंट है. ओके, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे पूरा इक्वेशन फ्रेम लिख दिया है. x का कोएफिशिएंट 1, सो x प्लस 2y माइनस 3/2z इज हाफ. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया. इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे. सेकंड इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो है 0, तो x आएगा ही नहीं, सिर्फ y आएगा और यहाँ पे माइनस 8/11 टाइम्स z आएगा और उसका सोल्यूशन होगा माइनस 2/11. तो अकॉर्डिंगली हमने ये सेकंड इक्वेशन लिख दिया. y माइनस 8/11 टाइम्स z इज इक्वल टू माइनस 2/11. और अब जो थर्ड इक्वेशन लिखेंगे उसमें x और y दोनों का भी एंट्री 0 है तो सिर्फ z वाला टर्म आएगा. दैट मीन्स 13 डिवाइडेड बाय 22 टाइम्स z इज इक्वल टू 39/22. दैट इज द थर्ड इक्वेशन. थर्ड इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे z इज इक्वल टू ये 22 दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसिल होते हैं. z इज इक्वल टू 39/13 मिलता है और जिसमें से z इज इक्वल टू 3 कैलकुलेट होता है. ओके, अब z का वैल्यू मिल गया. वंस वी गेट दिस z we substitute it over here in the previous equation. That means we are back substituting and then after substituting z we will get y, and after getting y and z both the values we will substitute it back into the previous equation. यहाँ पे y और z सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू भी मिल जाएगा. एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस बाय सॉल्विंग फॉर द अननोन वेरिएबल्स. यहाँ पे वो कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे बताया हुआ है मैंने. z का वैल्यू मिला, देन z को सब्स्टिट्यूटिंग बैक इन द प्रीवियस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ y, देन y और z दोनों को वी हैव बैक सब्स्टिट्यूटेड टू गेट द वैल्यू ऑफ x. Clear everyone? So up till now whatever we have discussed, hopefully this is all clear to you all. If not, just practice it क्योंकि अब ये वाला प्रॉब्लम पूरा सॉल्व किया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे. आप इसको नोट डाउन करो, इसको प्रैक्टिस करो और डिपेंडिंग ऑन दिस वी विल बी कंटिन्यूइंग. Okay, so for today we will have to stop. We are out of time now. All of you write your roll numbers in the comment box and then we are going to stop this meeting for today. Thank you so much everyone.